हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निमृत अपने ससुराल में अपने पति सिद्धार्थ और सास अमृता के साथ रहा करती थी। निमृत को अपनी सुंदर और लंबे नाक पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। साथ ही वो एक नंबर की आलसी लड़की थी। वो घर का सारा काम छोड़कर पूरा दिन सिर्फ टीवी देखती रहती थी या फिर सोती रहती थी। और अगर कोई उसे कुछ बोल देता तो वो अपनी लंबी सी नाक और मुंह को टेढ़ा करके वहाँ से चली जाती और मुंह फुलाकर बैठ जाया करती। ऐसे ही एक दिन निमृत बहू, अपने लंबे नाक कुत्ते हाइलाइटर लगान दा काम हो गया होए, उसनु चमका लिया होए ते हुन इस घर दा काम भी कर ले। शांति नहीं आएगी कुछ दिन जदों तक लॉकडाउन लगा है। माँ जी, कौन सा किसी को बाहर जाना है, आराम से होता रहेगा काम। अभी मेरा मूड नहीं है काम करने का। नी खसमा नु खाणीए, झाड़ू पोचे पांडे दे केड़े हाथ पैर लगे ने जेड़े ओ आपे साफ हो जाणगे। हाय हाय, जदों तक तू अपनी लंबी नक तो ध्यान हटा के अपने प्यारे प्यारे हत्थां नाल उन्हां नु मांज नहीं लेंगी ना, उन्ना चेर तक काम नहीं होना। अरे हद होती है माँ जी, आपका तो ना हर टाइम ये भजन सा ना बस चालू ही रहता है। मेरी बहू ये, मेरी बहू वो। अरे कभी कुछ बोलने के लिए छोड़ भी दिया करो। उप्स, मैं तो भूल ही गई थी। शांति तो तब आएगी ना जब शांति यहाँ पर होगी। और अगर सारा काम मुझे ही करना है तो मैं खुद कर लूंगी, लेकिन प्लीज आप है ना मुझे बार बार काम करने के लिए फोर्स मत कीजिए। इतना बोलकर निमृत गुस्से में अपने रूम में चली जाती है और अपना गुस्सा शांत करके वो मिरर के आगे बैठकर अपनी नाक को देखते हुए खुद से बातें करते हुए बोलती है, क्या पहनूं अपनी सुंदर सी नाक को और सुंदर बनाने के लिए? लॉन्ग पहनूं या नोज पिन पहनूं? हाय, तो कुछ भी पहन ले निमृत, जो पहनेगी ना टोटा ही लगेगी एकदम। इतना सोचकर वो अपने फोन में नए नए डिजाइन्स की लॉन्ग और नोज पिन्स देखने लगती है। वहीं अमृता कुछ टाइम के लिए निमृत का इंतजार करती है कि वो कब आकर घर की साफ सफाई करेगी। लेकिन निमृत को खुद को सजाने से फुर्सत मिलेगी तभी तो वो घर का काम करेगी। जहाँ एक तरफ अमृता ये सब सोच रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ निमृत फोन में नोज पिन देखते देखते वहीं सो जाती है। अमृता जब उसके कमरे में आती है और उसको ऐसा सोते हुए देखती है तो वो गुस्से में आकर खुद ही घर का सारा काम कर लेती है। और थोड़ी देर बाद अमृता निमृत को आवाज देते हुए बोलती है, एक करम जली, नी तेरी नींद पूरी हो गई हो ता हुण उठ जा, या तेरे हिस्से दा उठू भी मैं। तेरे सिर ते कर दी जिम्मेदारी छड़ना ना ता बेवकूफी है बहुत बड़ी। पता नहीं केड़े पाप कीते सी मैं जो तेरे वर्गी नकम्मी बहू मिली मिन्नू। हाय हाय, अब क्या हो गया मेरी सासू माँ को? कौन सी काली चंडी आ गई इनमें जो रात को भी कीर्तन करना शुरू कर दिया। जब देखो बस चिल्लाती रहती है। इतना बोलकर निमृत मुंह बनाते हुए बाहर जाती है, जहां वो देखती है कि अकेले अमृता घर का सारा काम कर चुकी होती है और खाने के टेबल पर उसका खाने के लिए इंतजार कर रही है। निमृत के आते ही दोनों सास बहू एक साथ खाना खाती हैं और अमृता गंदे बर्तन लेकर जैसे ही उठती है तो उसकी कमर में जोर से दर्द होता है और वो दर्द से चिल्लाते हुए बोलती है, हाय मर गई, हाय हाय, बुढ़ापे च मेरी कमर बल खा गई, हाय। इतना बोलकर अमृता एक बार फिर से चेयर पर बैठ जाती है और अपनी सास की कमर को देखकर निमृत सारे बर्तन किचन में रखकर अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, इस उम्र में इतना काम करोगी तो दर्द तो होगा ना। मैंने बोला था ना आपको कि मैं कर दूंगी, फिर क्या जरूरत थी काम करने की? बड़ी आई तू कम करने वाली। सारा दिन बस कूड़े बेच के सोंदी रहती है। सवेर तो रात हो गई तो एक काम मनु हाथ नहीं लाया। चलो अब गुस्सा थूक दो, बाकी का काम मैं कर दूंगी। आप मेरे साथ कमरे में चलिए, मैं मूव लगा देती हूँ, आपको आराम मिलेगा दर्द में। नहीं तो पहला ही मन जाती तब मेनू इन्ना लक पीड़ता ना सहना पैंदा। तेरे करके आज मेरा लक टुटन हो रहा है। अरे बस भी करो माँ जी, कितना सुनाओगी अब? नहीं करूँगी ऐसा कुछ भी, बोल दिया ना।
निमृत अमृता को उसके कमरे में ले जाकर उसकी कमर पर मूव लगा देती है और थोड़ी देर तक उसकी कमर दबाती है। थोड़ी देर बाद घर का बचा हुआ काम करके वो भी अपने कमरे में सो जाती है। ऐसे ही अमृता और निमृत की आए दिन किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाया करती और एक दिन निमृत अमृता से लड़ाई करने के बाद घर के बाहर गार्डन में पौधों में पानी देने के लिए चली जाती है। तभी एक कीड़ा उसकी नाक पर काट लेता है और निमृत चिल्लाते हुए घर में जाती है और बोलती है, माँ जी देखो, मेरी नाक पर किसी कीड़े ने काट लिया, बहुत दर्द हो रहा है। अमृता उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और टीवी देखने लगती है। तो वहीं निमृत अपनी नाक को पकड़कर रोते हुए जाकर सो जाती है। ऐसे ही जब अगले दिन निमृत उठती है तो उसकी नाक लाल हो रखी होती है और उसे लाल रंग का मोटा दाना हो जाता है। जैसे ही उसकी ये लंबी नाक अमृता देखती है तो वो हंसते हुए बोलती है, बड़ा बोल दी सी ना, मेरी लंबी नाक को ले, तेरी लंबी नाक ता गोल होगी, देखते सही कितना वधिया टमाटर वर्गा लाल दाना निकल आए, उड़ता तेरा कमंड चूर चूर हो जाऊगा। माँ जी मेरी नाक में इतना दर्द हो रहा है और आपको मजाक सूझ रहा है, देखो कितना मोटा लाल सा दाना निकल गया, बहुत दर्द हो रहा है। निमृत गुस्से में अपनी नाक पर निकले बड़े से लाल रंग के दाने को फोड़ लेती है, जिससे उसकी नाक का दाना अगले दिन और ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। ऐसे में वो दर्द से रोती हुई अपनी सास के पास जाकर बोलती है, माँ जी मेरी नाक पे पहले से भी ज्यादा दर्द हो रहा है। नी हुण क्यों रो रही है? नाले तिन्नू किन्ने कयासी कि अपनी नाक ते कच्चा दाना फोड़ दे और देख लिया नतीजा। माँ जी आप मुझे सुना क्यों रही है? दर्द के मारे मेरी जान निकल रही है। मेरी मदद करने की बजाय आप बस मुझ में कमियां छांटने में लगी हुई है। लगता है कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है इसनू, पर इस लॉकडाउन च मैं इसनू किस हॉस्पिटल च लेके जावा? जिथे जाओ उथे कोरोना दे पेशेंट है। की करा हुन मैं की करा, मैं तो फंस गई। आ ले तू अब पेन किलर खा ले, फिर मैं देखती हूँ कि आगे की करना है। निमृत पेन किलर खा लेती है, जिससे उसकी नाक का दर्द थोड़ा कम हो जाता है, पर दवाई का असर खत्म होते ही उसकी नाक का दर्द फिर से शुरू होता है। अमृता अपनी बहू को दर्द में नहीं देख पाती और खुद केमिस्ट की शॉप पर जाकर अपनी बहू की हालत के बारे में बताकर वहां से दवाई ले आती है और पूरी रात जाकर उसकी देखभाल करती है। अपनी सास का अपने लिए ऐसा प्यार देखकर निमृत की लंबी नाक का घमंड हमेशा के लिए चकनाचूर हो जाता है और वो अपनी सास से कहती है, मैंने आपसे बहुत बदसलूकी की, इसीलिए मुझे आपसे माफी मांगनी है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। निमृत को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो वक्त रहते अमृता से माफी मांग लेती है और अमृता भी उसको अपनी बेटी समझकर माफ कर देती है और कुछ ही दिनों में निमृत की नाक बिल्कुल ठीक हो जाती है और ठीक होने के बाद निमृत अपनी नाक को निहारना बंद कर देती है, साथ ही अपनी सास के साथ सभी कामों में हाथ बटाती है और उनसे लड़ाई भी नहीं करती और फिर दिन पर दिन दोनों सास बहू के बीच प्यार जागने लगता है और दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देती है। सिया एक बहुत ही सुंदर और चुलबुली लड़की थी, पर वो अपने कद से बड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी कम हाइट होने की वजह से उसको सब बोनी कहकर चिढ़ाया करते थे। पर सिया का दिल बहुत ही साफ था, इसीलिए वो कभी भी किसी की भी बातों का बुरा नहीं मानती थी और उन्हें बड़े ही प्यार से जवाब देकर चली जाया करती थी। सिया की शादी की उम्र हो चुकी थी, तो वहीं उसकी माँ निशा और पिता तेज को उसकी शादी की टेंशन होने लगी थी क्योंकि लड़के वाले आकर सिया की कम हाइट का मजाक बनाकर वहाँ से बिना रिश्ता किए चले जाया करते थे। जिस पर एक दिन तेज अपनी बीवी से बोलता है, मैं अपनी बेटी सिया की शादी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ निशा, चाहे मुझे लड़के वालों को मुंह बोले पैसे क्यों न देने पड़े, जरूरत पड़ी तो अपना ये घर भी बेच दूंगा मैं।
पर सिया को उसके ससुराल भेज कर ही मैं गंगा नहाऊंगा। जी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारी बेटी की शादी जरूर होगी। अरे हमारी सिया की ही हाइट कम थोड़ी ना है, दुनिया में और भी बहुत लड़कियां हैं उसके जैसी। मैंने सिया के लिए एक और रिश्ता देखा है, सूरज नाम है उस लड़के का। कल अपनी माँ कमला के साथ हमारी सिया को देखने आ रहा है वो। इतना सब बोलकर तेज सोने के लिए चला जाता है। तेज के बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की वजह से सिया को सिर्फ अपने पापा से ही डर लगता था और उनके अलावा वो अपनी कम हाइट होने की वजह से पूरी दुनिया का सामना डटकर कर लिया करती थी। पर अपने पिता के आते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाया करती थी। सिया को देखकर ऐसा लगता था कि मानो जैसे वो गूंगी हो गई है। निशा सिया को एक दिन तैयार करते हुए उसके रिश्ते के बारे में बताती है, जिस पर सिया उससे कहती है, माँ अगर पिताजी के इतना करने के बाद भी लड़की वालों ने मना कर दिया तो माँ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम लड़का बनकर आप दोनों की सारी उम्र सेवा करें, हमारे अलावा आप दोनों का है ही कौन। और रही बात शादी की तो ये भी तो हो सकता है ना कि हमारे लिए कोई बना ही ना हो। हट पागल, भला कैसी बातें करती है तू। देखना तेरी शादी एक बहुत अच्छे घर में होगी जैसे तेरे पिताजी चाहते हैं। निशा सिया को तैयार कर देती है तो वहीं लड़के वाले भी उनके घर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सिया उन सभी के सामने चाय नाश्ता लेकर आती है और कमला सिया को देखकर उसे पसंद कर लेती है और बोलती है, भाई साहब हमें तो आपकी सिया बहुत पसंद है, बहुत ही गुणी लड़की है। बस जरा इसकी हाइट थोड़ी सी कम है, पर क्या हुआ, अब हर इंसान की हाइट लंबी चौड़ी हो ये जरूरी थोड़ी ना है, क्यों भाई साहब? जी जी बिल्कुल, ये तो आपका बड़कपन है और आपने हमारी सिया को अपना लिया, इसी से पता चलता है कि आप कितने अच्छे परिवार से हैं। जी जी बिल्कुल भाई साहब, ये सारी बातें तो होती ही रहेंगी, तो क्यों ना आप थोड़ी काम की बातें कर ली जाए। वही जो दुनिया का दस्तूर है, जो परंपरा सदियों से चली आ रही है, मेरा मतलब है कि थोड़ा बहुत लेन देन। तेज कमला की बात समझ जाता है और दोनों घर के बाहर जाकर लेन देन की बातें करते हैं, जिसमें कमला 10 किलो सोना और अपने बेटे के नाम पर एक घर की डिमांड रखती है और बोलती है, देखिए भाई साहब, मैंने आपसे 1 रुपया नहीं मांगा और जो गहने और घर आप देंगे वो हमारा थोड़ी ना होगा, वो तो आपकी बेटी का ही होगा और उसके उज्जवल भविष्य में ही काम आएगा, समझ रहे हैं ना आप? तेज कमला की शर्त को मान लेता है और अपनी बेटी का रिश्ता सूरज के साथ पक्का कर देता है। तेज अपनी सारी सेविंग्स, एफडी और लोन लेकर कमला की सारी डिमांड्स को पूरा करता है। कुछ ही दिनों के बाद सिया और सूरज की शादी हो जाती है। गहनों से लदी हुई सिया जब अपने ससुराल पहुंचती है तो वहां उसका कोई स्वागत नहीं करता और सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। ये देखकर सिया को बहुत बुरा लगता है, पर वो अपने पिता की खातिर कुछ नहीं बोलती और सूरज के पास पहुंच जाती है, जहां सूरज शर्टलेस किसी और लड़की के साथ होता है। ये सब देखकर सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, आपकी बीवी तो मैं हूँ ना, तो ये लड़की कौन है? ये लड़की ये है मेरी गर्लफ्रेंड आयशा, ये है मेरा सच्चा प्यार, तुम नहीं। तुम अपने ये जेवर देख रही हो और वो घर, बस इन सब के लिए मुझे तुमसे मजबूरन शादी करनी पड़ी, समझी? और अब जाओ यहाँ से। इतना बोलकर सूरज उसको अपने कमरे से निकाल देता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सो जाता है। वहीं सिया बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठकर रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह ये सारी बातें वो अपनी सास को बताती है, जिस पर कमला उससे कहती है, अरे क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही है, सब पता है मुझे, और जाकर सबके लिए चाय बना कर ले आ, बहुत थकान हो रही है। मैं इस घर की नौकर नहीं हूँ, बल्कि इस घर की बहू हूँ और मुझे अपना हक अच्छे से लेना आता है। मैं आप सबके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाऊंगी और हाँ, अपने पिताजी को भी आप सबके बारे में सब कुछ सच बता दूंगी। अच्छा, तो तेरे मुंह में जुबान भी है और इतनी जल्दी खुलने लगी? अरे तो खुद तो इत्तो सी है और तेरी जुबान कैंची की तरह लंबी।
अभी बताती हूँ मैं तुझे। देख तो सही, तेरा बाप तेरी बातों का विश्वास कैसे करता है। इतना बोलकर सूरज और कमला दोनों ही एक साथ मिलकर उसे चेयर से बांध देते हैं और तेज को फोन मिलाकर कमला उससे बोलती है, भाई साहब, हमने तो सोचा था कि आपकी बेटी गाय है गाय, पर हमें क्या पता था कि इस गाय के सींग भी है। क्या हुआ समधन जी, सिया ने कुछ किया? अरे आपकी उस बोनी बेटी ने हमें नौकर बोला है। बोलती है कि मेरे बाप ने तुम्हें मेरे लिए खरीदा है और अब सब कुछ मेरे ही हिसाब से चलेगा। अरे इस बात पर उसके पति सूरज ने थोड़ा सा डांट क्या दिया तो हमें धमकी देती है कि अपने बाप के पास जाकर बताएगी कि हमने कैसे उस पर अत्याचार किए हैं। देख लीजिए आपकी बेटी के लक्षण। तेज से बात करने के बाद कमला उसको घर से धक्के मारकर निकाल देती है, पर बेचारी सिया अपने पिता के घर नहीं जाती, ये सोचकर कि उसके पिता उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे और वो चलते चलते बहुत थक जाती है। तभी वो एक बस स्टॉप के पास पहुंचती है जहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाती है कि अचानक वहाँ पर उसे कुछ गुंडे घेर लेते हैं और उसके सारे गहने लेकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ सौरभ नाम का एक लड़का आता है जिसकी हाइट भी सिया की तरह ही कम होती है। वो आकर सिया की मदद करता है और उन गुंडों से सारे गहने लेकर सिया को वापस कर देता है और साथ ही उसे ऐसे उदास और रोता हुआ देखकर सौरभ उसकी परेशानी पूछता है, जिस पर सिया बहुत ही जोर जोर से रोते हुए उसे सब बताती है। सौरभ उसको समझाता है और वापस उसके घर ले जाता है जहाँ पर सिया अपने साथ हुए सारे अत्याचारों के बारे में अपने पिता को बता देती है। तभी तेज अपनी बेटी को अपने गले से लगाकर बोलता है, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे बोझ समझा और ऐसे घर में तेरी शादी करा दी। नहीं पिताजी, आप सॉरी मत बोलिए। तेज दोबारा अपनी बेटी को अपना लेता है और उसके ससुराल वालों को धोखे से शादी करने के जुर्म में जेल के अंदर भिजवा देता है। देखते ही देखते सिया और सौरभ एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और कुछ ही समय के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सिया अपने नए ससुराल पहुंचती है जहां पर उसके घर वाले उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उसके बोने होने से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सिया अपने ससुराल वालों के साथ और अपने पति सौरभ के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी में रहने लगती है। सोनिया हाथों में बैग लिए हाई हील्स पहनकर सड़क पर चल रही होती है। तभी अचानक से उसका बैग लेकर एक चोर भागने लगता है और सोनिया चिल्लाने लगती है, रुको, अभी बताती हूँ। हेल्प हेल्प, पकड़ो, चोर चोर। तभी सोनिया को भागता देख एक लकी नाम का लड़का उस चोर का पीछा करता है और उसको पकड़कर मारने लगता है। तभी वहाँ सोनिया आ जाती है और उस चोर को मारती है और कहती है, तूने क्या सोचा था कि इसमें बहुत सारा माल छुपा होगा? अरे बेवकूफ, ये बैग तो खाली है, पर मैं तुझे पुलिस थाने जरूर लेके जाऊंगी। इतना सुनकर चोर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और लकी मन ही मन सोचता है, क्या बैग खाली है? खामखा इतनी मेहनत करवा दी। वैसे तुम्हारी मेहनत खराब नहीं गई। आई एम इम्प्रेस्ड। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। दोनों चलते चलते बात करने लगते हैं और उनमें अच्छी दोस्ती हो जाती है। साथ ही एक दूसरे का नंबर्स भी एक्सचेंज कर लेते हैं। दोनों आए दिन फोन पर बातें किया करते। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन लकी सोनिया को मिलने के लिए एक पार्क में बुलाता है जहां दोनों अच्छे से तैयार होकर आते हैं। लकी जैसे ही एक कुर्सी पर बैठने लगता है तभी सोनिया उस कुर्सी पर लात मारकर लकी को नीचे गिरा देती है और फिर बोलती है, जमीन पर बैठ, बहुत अच्छा लग रहा है और आदत डाल ले जमीन पर बैठने की ही, क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई। क्या बोल रही हो? मैं तो तुम्हें यहाँ शादी के लिए प्रपोज करने आया था यार। मैं गंगूबाई, प्रेसिडेंट कमाठीपुरा, कवारी किसी ने छोड़ा नहीं और श्रीमती किसी ने बनाया ही नहीं। अरे क्या पागल लड़की है ये,
मैं जा रहा हूँ। लकी गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। तभी सोनिया भागते हुए जाती है और घुटनों के बल बैठकर उसको शादी के लिए प्रपोज कर देती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन लकी सोनिया को आधी रात को फोन करते हुए बोलता है, क्या कर रही हो जान? तारे गिन रही हूँ हिला हिला के। इसकी बात करने का तरीका मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है। क्या बोले? हिला हिला के? मैं कुछ हिला हिला कर नहीं बोल रहा। यार वो क्या है ना, मुझे मूवीज वगैरह देखने की बहुत आदत है, तो जो मुंह में डायलॉग आता है मैं बोल देती हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारी आदत कहीं सच में किसी को ना हिला दे। क्या? अरे गंदा दिमाग, गंदी सोच। दोनों आए दिन इसी तरह से एक दूसरे की टांग खींचते रहते और ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन दोनों अपने अपने परिवार वालों को एक दूसरे से मिलवा देते हैं और कुछ ही महीनों बाद शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आ जाता है। ऐसे ही शादी की रस्में शुरू होने से पहले लकी की माँ सोना देवी कुछ शगुन लेकर सोनिया के घर जाती है और उससे कहती है, ये ले, हल्दी मेहंदी शादी का सारा सामान है इसमें। हमारे यहाँ लड़की ससुराल की ही चीजें पहनती है, समझी? जी जरूर। और हाँ, अच्छे से फेशियल वगैरह करवा लियो ताकि सब लोग देखें तो ये कहें कि सोना देवी की बहू एकदम खरा सोना है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और हल्दी वाले दिन सोनिया पीला सूट पहनती है और उसको हल्दी लगाई जाती है। सभी जगह हंसी खुशी का माहौल होता है। ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है। लकी जोरों शोरों से बारात लेकर आता है और सोनिया भी अपनी सास का दिया हुआ लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है। दोनों की जयमाला की रस्म हो रही होती है तो जैसे ही सोनिया माला डालने जाती है तभी उसकी सास उससे कहती है, रुक जाओ सोनिया, जरा इधर आओ मेरे पास। तेरे पेट पे ये निशान कैसा? माँ जी, ये तो अपने आप ही हो गया मुझसे। अपने आप हो गया या कहीं मुंह काला करवा कर आई थी जो ये उसका नतीजा है? बस माँ जी, आप कुछ भी बोले जा रही हैं। लकी, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो इनको? अरे लकी क्या बोलेगा, यहाँ खड़े आसपास के सभी लोग ये चीज बता देंगे। तभी दो औरतें साथ में मिलकर बोलती हैं, हाँ हाँ, सोना बहन सही बोल रही है। देख लिया? लकी, तुम्हें भी यही लगता है क्या? मैं मजबूर हूँ इस मामले में। हम ये शादी तोड़ते हैं। मैं ऐसे कुलक्षणी को कभी अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। ऐसे में शादी में मौजूद सोना देवी की बहन का लड़का विराज, जो कि एक डॉक्टर होता है, वो बोलता है, अरे कैसी सोच है आप लोगों की। सबसे बड़ी बात तो ये है, लकी सोनिया से प्यार करता था और आज उसका प्यार कितना कमजोर पड़ गया। मैं एक डॉक्टर हूँ, जरूरी नहीं कि एक औरत के पेट पर या बॉडी पर कहीं भी स्ट्रेच मार्क्स हों तो वो प्रेग्नेंट थी पहले। इसका ये भी कारण है, बॉडी में खिंचाव होना कई कारण हो सकते हैं जिस कारण से ये हुआ है। अरे कोई सोनिया की भी तो बात मानो। लकी, अब यहाँ से चलो, यहाँ और नहीं रहना हमें। आज शादी नहीं होगी तो मतलब नहीं होगी। शादी होगी और मैं करूंगा सोनिया से शादी। शादी के मंडप में विराज सबके सामने सोनिया की मांग भरकर उससे शादी कर लेता है और अपने साथ अपने घर ले जाता है। परिवार में उसकी विधवा माँ सुमन रहा करती थी, जो कि खुद भी एक डॉक्टर थी। वो सोनिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। सोनिया अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लेती है और सोनिया सभी का अपने प्यार से दिल भी जीत लेती है। साथ ही उसका पति सोनिया के स्ट्रेच मार्क्स का खुद इलाज करता है और उन्हें ठीक करता है। कुछ समय बाद सोना देवी लकी की बड़ी धूमधाम से रिया नाम की लड़की से शादी करवा देती है। समय बीतता जाता है और रिया एक नंबर की बदतमीज लड़की होती है। वो उसके घर का सारा काम अपनी सास सोना देवी से ही करवाया करती। ऐसे ही एक दिन सोना अपने बेटे के साथ अपनी बहन सुमन के घर जाती है और सोनिया को घर का सारा काम करते देख उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो सोनिया से कहती है, बेटा सोनिया, मुझे माफ कर दे।
आज मुझे पता चला कि इंसान की शारीरिक कमी को देखकर हमें उसके गुणों को कभी नहीं आंकना चाहिए। और अगर आज मैंने तुझे उस दिन अपनी बहू बनाया होता, आज तेरी सास की तरह मेरे भी ठाठ होते। नहीं मौसी जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। जो हुआ सब किस्मत का खेल था। मुझे भी माफ कर दो सोनिया, उस समय मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। जो भी हुआ सब भूल जाइए। इस तरह उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन सोनिया को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद वो ये गुड न्यूज घर में सभी को सुनाती है। सभी लोग उसका बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं और एक रात सोनिया एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिसके बाद सभी लोग खुशी खुशी हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं और अपनी जिंदगी की एक बार फिर नई शुरुआत करते हैं। अमृत एक शांत लड़की थी जो कि किसी की बातों का पलटकर कोई जवाब नहीं दिया करती थी, पर वो काफी ज्यादा सुंदर थी, जिसकी वजह से सब उसके पीछे पड़ जाया करते थे और इस सब से वो काफी परेशान रहती थी। साथ ही घर से बाहर भी बहुत ही कम जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन उसके पिता रमेश, जो कि एक सरकारी कर्मचारी थे, कुछ ही दिनों के बाद उनकी पोस्टिंग दिल्ली से शिमला में हो जाती है और वो भी अपने पिता के साथ शिमला चली जाती है, जहां वो अपनी खूबसूरती को छुपाने के लिए अपने पीले नकली दांत और आंखों में गोल बड़े बड़े चश्मे लगा लेती है, जिससे सभी उसको देखकर उसके पीले दांतों का मजाक बनाए। लेकिन इस बात से अमृत को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसके बारे में क्या बोल रहा है। ऐसे ही एक दिन अमृत शिमला की मार्केट से अपने पापा के लिए मफलर ले रही होती है। तभी कुछ लोग वहाँ पर उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, अरे अरे, बहुत लोगों के पीले दांत देखे हैं, मगर इसके तो आय हाय हाय हाय। बेटा, जब से ये दांत आए हैं तब से कभी साफ नहीं किए क्या? नहीं, वो एक्चुअली मेरे दांत ही ऐसे हैं। अरे अपने दाता ने तू जूने ते साफ कर ले के बेरा साफ हो जा। क्यों बहन? सारी औरतें मिलकर उसका मजाक बना रही होती हैं कि तभी वहाँ वरुण नाम का एक लड़का आता है और बोलता है, क्यों आप सब एक मासूम लड़की का मजाक बना रही हैं? आप इन औरतों की बात का बुरा मत मानिए। चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। कुछ लोगों का काम ही बकवास करना होता है और जब उनको कुछ काम नहीं मिलता तो ये सब करते हैं। अरे कोई बात नहीं, मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगा। अगर इन्हें मुझे देखकर हंसी आ रही है तो हंसने दो। वैसे भी लोगों को रुलाना बहुत आसान है और हंसाना बहुत मुश्किल। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और चलते चलते एक दूसरे से बातें करते हैं। अमृत उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनती है और बस मुस्कुराती रहती है। उसकी स्माइल देखकर वरुण उससे कहता है, वैसे इतनी देर से बस मैं ही बोले जा रहा हूँ, आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हो, बस मुस्कुरा रही हो। आपका नाम क्या है? आपने अपना नाम नहीं बताया मुझे। वरुण, और आपका? मैं अमृत, और थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक आने के लिए। बाय द वे, मेरा घर आ गया। इतना बोलकर वो अपने घर की तरफ चली जाती है और वरुण उसे देखता ही रहता है और अमृत का हंसता हुआ चेहरा उसकी आंखों में बस जाता है और फिर वरुण उससे मिलने की इच्छा को अपने मन में लिए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो फिर से अमृत के घर के पास आता है और खड़े होकर उसका इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर बाद अमृत बाहर आती है और वो वरुण को देखकर बोलती है, तुम यहाँ कुछ काम से आए थे या तुम्हारा घर भी यही पास ही में है? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से थोड़ा दूर रहता हूँ। वो तो बस आपको देखने का दिल किया तो आ गया। क्यों, तुम्हें औरों की तरह मेरे पीले दांत और मोटे चश्मे से दिक्कत नहीं है? मेरा मानना है अमृत जी, इंसान को दिल का साफ होना चाहिए और हमें कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। कमियां सब में होती हैं। अच्छा लगा तुमसे मिलकर, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है तुम्हारी। इतना सब बोलकर वो अपने पिता के दफ्तर चली जाती है और वरुण अपने घर लौट जाता है। अब ऐसे ही धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं और अमृत को भी वरुण से प्यार हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं पर दोनों में से कोई भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। लेकिन एक दिन
वरुण हिम्मत कर अमृत से बोलता है। अमृत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हें कुछ बताना है। बताओ ना, क्या बताना है? आई लव यू। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुम पसंद हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे अलावा। वरुण के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद अमृत भी उसे हाँ बोल देती है और वरुण उसके पिता से मिलकर सारी बातें कर लेता है और रमेश भी उन दोनों की शादी के लिए मान जाता है। वरुण खुशी खुशी अमृत का हाथ पकड़कर उसे अपनी माँ करुणा से मिलवाने ले जाता है। घर जाते ही वरुण अपनी माँ से कहता है, माँ माँ माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने आपको अमृत के बारे में बताया था ना। ये है माँ, मेरी अमृत। अब हम दोनों एक साथ रहेंगे। अरे ये बदसूरत सी शक्ल की लड़की ही पसंद की क्या तूने अपने लिए? हैं? कोई और नहीं मिली तुझे? लगता है अपने दांतों पर पेंट करवा कर आई है पीला वीला। अरे बेटा तू खुद को देख और इसको, पता नहीं कहाँ से आ गई है और तुम दोनों का तो कोई मेल ही नहीं है। पर माँ, आपको तो अमृत से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो अब क्यों? अरे जब तक नहीं देखा था ना तब तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब देख लिया है तो मैं क्या करूं? अरे इसमें तो दिक्कत ही दिक्कत है। इसके पीले पीले दांत और आंखों पर ये मोटा मोटा चश्मा। क्या कहेंगे लोग मुझे कि कैसी बहू लेकर आई है तू? अरे बेटा तुझे तो इससे अच्छी लाख लड़कियां मिल जाएंगी। माँ जी, मैं आपको पसंद नहीं हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप वरुण जी के बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए। तू चुप कर पीले दांत वाली। खबरदार जो मुझे माँ जी बोला तो। मैं कोई तेरी सास वास नहीं हूँ। तेरी अभी तक मेरे बेटे से शादी नहीं हुई है। और हाँ, तुझे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे अपने बेटे से कैसे बात करनी है और कैसे नहीं, समझी? करुणा भला बुरा बोलकर अमृत को अपने घर से निकाल देती है और अमृत बेचारी रोते हुए वहाँ से अपने घर लौट जाती है। लेकिन तभी वरुण भी उसके पीछे जाने लगता है, मगर करुणा वरुण को रोककर उससे कहती है, तुझे मेरी कसम, अगर तू उस पीले दांतों वाली के पीछे गया ना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा, कह देती हूँ। हाँ। वरुण के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो अपनी आंखों में आंसू भरकर अपने कमरे में चला जाता है और सबसे बातें करनी बंद कर देता है। अमृत के लिए वो खाना पीना तक छोड़ देता है। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर करुणा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने बेटे के आगे मजबूर होकर अमृत को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है और अपने बेटे से बोलती है, बेटा तू जिससे बोलेगा मैं उसी से तेरी शादी करवाऊंगी। अगर तू पीले दांतों वाली से शादी करना चाहता है तो मैं उसे अपने घर की बहू जरूर बनाऊंगी बेटा, बस तू खाना खा ले। इतना सब बोलकर वो थोड़ी देर बाद वरुण के साथ अमृत के घर चली जाती है और पिता से उनकी शादी की बात करती है। कुछ ही दिनों में उन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन अमृत अपने पीले दांत और बड़ा सा चश्मा हटाकर घर के मंदिर में पूजा कर रही होती है। वो भी अपने असली रूप में, साथ ही अपनी सास के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अमृत को देखकर करुणा की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो उससे बोलती है, अरे बहू तू रातों रात इतनी सुंदर कैसे हो गई? लगता है मेरी आँखों का धोखा हो रहा है। माँ जी, ये बस आपकी आँखों का धोखा है और कुछ नहीं। सच है? अरे तू इतनी सुंदर कैसे? तेरा वो उल्लू वाला चश्मा और तेरे पीले पीले दांत इतने सफेद कैसे हो गए? माँ जी, एक लड़की का बहुत ज्यादा सुंदर होना या फिर सुंदर ना होना, दोनों ही उसकी प्रॉब्लम है। अगर लड़की बहुत ज्यादा सुंदर हो और 4 लड़के उसके पीछे घूमने लग जाए तो वो बदतमीज है या फिर उसे अपनी सुंदरता का घमंड है। और अगर लड़की कम सुंदर हो तो ये तो हमारे टाइप की ही नहीं है। हमारा बेटा तो इससे बहुत ज्यादा अच्छा है, तो क्या करे? अब सुंदर बने या ना बने, क्या किया जाना चाहिए बताइए? बहू मुझे माफ कर दे जो मैंने तुझे इतना सब कुछ बोला, पर अब मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी किसी की कमी का मजाक नहीं बनाऊंगी। सारा सच पता चलने के बाद करुणा अमृत को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है और उसकी बहुत इज्जत भी करने लगती है। यशी एक बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके घुंघराले बाल थे, जिस वजह से उसके फ्रेंड्स उसको नूडल्स जैसे बाल वाली के नाम से चिढ़ाया करते थे। ऐसे ही एक दिन उसकी बेस्टी भव्या उसके घर आती है
और उसे जबरदस्ती स्पा ले जाकर उसका मेकओवर करवा लेती है। साथ ही उसके बालों में स्मूथनिंग भी करवाती है, जिसे करवाने के बाद वो पहले से भी सुंदर लगने लगती है। ऐसे में भव्या उससे कहती है, वाह यार, कितनी सुंदर लग रही है। अच्छा हुआ जो मैं तुझे यहाँ ले आई। हाँ यार, तूने सच कहा। थैंक यू। योर हेयर लुकिंग सो प्रिटी। अब सब मेरी कितनी तारीफ करेंगे। चलना किसी अच्छी सी जगह पर सेल्फी लेते हैं। दोनों एक अच्छे से कैफे में जाते हैं और बाद में क्लब जाकर खूब मस्ती करते हैं। फिर वो दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं और घर आते ही यशी की मम्मी संजना उसका बदला हुआ रूप देखकर बोलती है, यशी बेटा, ये तेरे बाल, और तू इतनी बदल कैसे गई? माँ, आज भव्या ने मेरा मेकओवर करवाया है। देखो ना, मेरे बाल कितने स्ट्रेट, सॉफ्ट, शाइनी हो गए हैं। हाँ यशी, तेरे हेयर तो बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। वैसे तो बहुत अच्छी लग रही है और अब तो तेरी शादी करवा देनी चाहिए। बिल्कुल मम्मी। ऐसे ही एक दिन यशी अपना सूट लेने के लिए बुटीक पर जाती है और जब वहाँ से बाहर निकलती है तो एक लड़का हाथ में चैन घुमाता हुआ और खुली शर्ट में टपोरी की तरह उसके सामने खड़ा होकर बोलता है, ओह जान, तुमने तो अपनी काया ही पलट ली। अब तो मेरे दिल में समाती जा रही हो। उफ। हाँ भाई, हो गया तेरा। चहट मेरे आगे से, रास्ता खाली कर मेरा। उफ, तेरा हुलिया बदल गया, लेकिन तेरी तीखी जबान अभी भी कायम है। निकल यहाँ से। वो लड़का नहीं मानता और यशी के मना करने पर भी उसका रास्ता नहीं छोड़ता और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। इतने में पृथ्वी नाम का एक लड़का वहाँ से बाइक से जा रहा होता है तो उसकी नजर उन दोनों पर जाती है, जिसके बाद वो उनके पास आकर बोलता है, ओए, ये क्या कर रहा है? क्या बदतमीजी हो रही है? जबरदस्ती क्यों कर रहा है उनके साथ? तू कौन है? हाँ, चल निकल यहाँ से। मैं कुछ भी करूँ, तेरे को क्या? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। पृथ्वी उस बदतमीज लड़के को बहुत मारता है, इतना कि वो टपोरी यशी से माफी मांगने लगता है और बोलता है, माफ कर दो मुझे, अब इन्हें परेशान नहीं करूँगा। सॉरी सॉरी बहना, मेरी माँ मेरी बुआ, माफ कर दो मुझे। चल निकल अब। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। नो इट्स ओके, ये तो मेरा फर्ज था। कोई भी होता तो यही करता। आप ठीक तो है ना? या आई एम टोटली फाइन। इस तरह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। यशी की मम्मी उसके लिए फिर से रिश्ते की बात करती है और कहती है, यशी सुन तो जरा, तेरे लिए 2 रिश्ते आए हैं, एक बार देख ले। दोनों लड़के बहुत ही अच्छे हैं। नहीं माँ, मुझे नहीं देखना। संजना जबरदस्ती अपनी बेटी के आगे वो दोनों फोटोज रख देती है, जिसमें से एक फोटो पृथ्वी की होती है और उसे देखते ही यशी उसे शादी करने के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि उसे पहली ही नजर में पृथ्वी पसंद आ गया था। 2 दिन बाद ही संजना पृथ्वी और उसकी माँ को रिश्ता पक्का करने के लिए अपने घर बुलाती है और हाथों में चाय नाश्ता लिए यशी आ जाती है, साथ ही सभी को सर्व करती है। पृथ्वी उसे देखते ही पहचान लेता है, लेकिन वो वहाँ उस वक्त चुप रहता है। दोनों के घर वाले आपस में एक दूसरे से बातें कर लेते हैं और उन दोनों को एक दूसरे को जानने के लिए अकेला छोड़कर बाहर चले जाते हैं। ओ यशी, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि माँ ने तुम्हें मेरे लिए पसंद किया है। क्या पता हमें डेस्टिनी ने मिलवाया हो। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, जी मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ। दोनों अपने अपने घर वालों को अपनी पसंद के बारे में बता देते हैं और अगले ही हफ्ते उनकी धूमधाम से शादी हो जाती है। धीरे धीरे यशी अपने ससुराल के सारे कामकाज और जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। साथ ही वो हमेशा की तरह अपने बालों को खुला ही रखा करती, लेकिन उसकी सास रमावती को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी खाना खाते वक्त वो अपनी बहू से कहती है, हे राम, अरे सत्यानाश हो तेरा। अरे ओ नास पीटी कलमुही, ये तेरे बाल खाने में क्या कर रहे हैं मोई? सॉरी माँ जी, गलती से गिर गया। हेयर फॉल हो रहा है ना शायद, इस वजह से सॉरी। अरे सारा दिन द्रौपदी की तरह बाल खोलकर ऐसे ही घूमती रहती है। अरे इसको बांध कर रखा कर,
समझ आया तुझे? माँ जी गुस्सा मत हो, मैं आगे से पक्का ध्यान रखूंगी। रमावती वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। वक्त गुजरता जाता है। धीरे धीरे यशी के बाल पहले जैसे ही थोड़े कर्ली होने लगते हैं। ये सब देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने बालों को पहले जैसा बनाने के लिए रोज उन पर स्ट्रेटनिंग और प्रेसिंग करना शुरू कर देती है, जिससे उसके बाल धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन जब वो प्रेसिंग कर रही होती है, तभी रमावती उसके कमरे में जाती है और उससे बोलती है, अरे ओ बहू, तू पागल वागल है क्या? अरे क्या क्या करती रहती है तू रोज रोज? माँ जी आप मेरे हर काम में टांग क्यों अड़ाती है? अरे मैंने आपका क्या ले लिया? जब देखो तब ये रोज रोज पता नहीं क्या क्या करती रहती है। अरे टकली हो जाएगी टकली। अरे अगर गंजी हो जाऊंगी तो मैं हो जाऊंगी ना। आपके के गुर्दे लाल हो रहे हैं। आप मुझे ना बात बात पर टोकना बंद कर दो बस। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे तू वैसा कर। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और यशी के बालों की हालत दिन पर दिन खराब होती जाती है। ऊपर से वो तब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। ऐसे ही एक दिन उसकी प्रेसिंग मशीन खराब हो जाती है और उसे पार्टी में जाना होता है, जिसकी वजह से वो जल्दबाजी में कपड़े प्रेस करने वाली प्रेस से ही अपने बालों को सीधा करने लगती है और उसके सारे बाल जल जाते हैं और चिपक जाते हैं। ये सब देखकर यशी बहुत ही जोर जोर से रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर रमावती कमरे में आती है और अपनी बहू को ऐसे देखकर बोलती है, अरे बहू, ये क्या कर दिया तूने? अभी 2 मिनट पहले तो तू बिल्कुल ठीक थी और अब बता बहू, ये बाल कैसे जल गए तेरे इतने? वो माँ जी मैं पार्टी में जाने के लिए अपने हेयर स्ट्रेट कर रही थी। वो नीचे से थोड़े मुड़ गए थे और प्रेस बहुत ज्यादा गर्म थी और मेरे बाल जल गए। प्रेस से कैसे जल गए? वो माँ जी मैंने बालों पर प्रेस कर दी थी। अरे नासपीटी बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तू सच में नासपीटी वाले काम करना शुरू कर दे। अब मैं क्या करूं भाजी, मेरे बाल तो किसी दिन के भी नहीं रहे। आपने मुझे इतना समझाया पर मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी। मुझे अब समझ आ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। अब रोना बंद कर। उस पार्टी में जाने लायक तो तेरे बाल बचे नहीं, तो तू पार्टी में जा ही मत। और हाँ, मैं तेरे बालों को पहले से भी बहुत अच्छा कर दूंगी, समझी? रमावती अपनी बहू के लिए नारियल का तेल गरम करके रोज उसके बालों में लगाना शुरू कर देती है। साथ ही दही और शहद के मिक्सचर को भी उसके बालों में लगाती है और उसका हेयर वॉश करवाती है। देखते ही देखते 2 से 4 हफ्तों में यशी के बाल पहले से भी बहुत अच्छे, नेचुरल और सॉफ्ट हो जाते हैं। ये देखकर यशी अपनी सास का शुक्रिया अदा करती है और फिर सास बहू दोनों मिलकर खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे ये स्ट्रेट हेयर वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके बाल ऐसे ही स्ट्रेट हो, वो भी नेचुरली? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।